नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र का 19वां दिन आज। बिहार एसआईआर पर हंगामे के आसार। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। एनडीए संसदीय दल की दिल्ली में बैठक आज। प्रधानमंत्री आवास पर होगी बैठक। पीएम की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की आज फिर होगी बैठक। उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार के नाम का ऐलान संभव। बिहार में वोटर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन। वजीरगंज से शुरू होगी यात्रा। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए डेडलाइन बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को 12 अगस्त तक पक्ष रखने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में मंथन। संसद में शीतकालीन सत्र में नोटिस पर विचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज फिर बैठक होगी। तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा के लिए दूसरी बार ये बैठक हो रही है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज, और साथ ही इसरो के वैज्ञानिक और डीएमके सांसद के नाम पर भी चर्चा होगी। तो इसरो वैज्ञानिक और सांसद तिरुचि शिवा के नाम पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के कई घटक दल इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आज एक बार फिर से बैठक होने वाली है। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान आज संभव माना जा रहा है। इसरो वैज्ञानिक और सांसद तिरुचि शिवा के नाम पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन के कई घटक दल गैर राजनीतिक चेहरे पर जोर दे रहे हैं। तो मुकाबला दक्षिण बनाम दक्षिण होने की संभावना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन की आज अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही है। हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज की बैठक में विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। तो इसरो के वैज्ञानिक और डीएमके सांसद के नाम पर चर्चा होगी इस बैठक में। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर चर्चा के लिए दूसरी बार आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। और आज की बैठक में विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि आज इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान जो है वो संभव है। देखिए, इंडिया गठबंधन की आज जो बैठक होने जा रही है, इस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के लिए इसरो के वैज्ञानिक और डीएमके सांसद शिवा के नाम पर चर्चा पहले से चल रही है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि शिवा के नाम पर आज ऐलान हो सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन जो विपक्षी दल शामिल है, उनके तरफ से कहा गया है
अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में आंकड़े। लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सांसद हैं। एनडीए के पास 422 सांसदों का बहुमत है, तो इंडिया गठबंधन के पास 312 सांसदों का बहुमत है। 48 सांसद किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, तो आंकड़ों के हिसाब से 31 वोटों के के अंतर से जीत सकता है एनडीए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 48 सांसद किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से 31 वोटों के अंतर से जीत सकता है एनडीए। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पक्ष में आंकड़े। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सांसद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति चुनाव में जो एनडीए के आंकड़े हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति के लिए नाम है वो उनकी तरफ से जो आंकड़े हैं, जो बहुमत है वो उनके पास जाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन और एनडीए की अगर बात की जाए तो जादुई आंकड़ा किसके पास है, जीतने की क्षमता कहां पर सांसदों की है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर एनडीए की बात की जाए तो 422 सांसद की संख्या एनडीए के पास है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 312 सांसदों की संख्या है। वहीं 48 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं, ना तो एनडीए को सपोर्ट करते हैं ना तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। और अगर ये वोटिंग की नौबत आती है और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों तरफ से मुकाबला होता है, तो वैसे तो जादुई आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो 48 जो वोट है वो अहम भूमिका निभाएंगे और संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो 31 वोटों से एनडीए की जीत हो सकती है। लेकिन क्रॉस वोटिंग होना और जो 48 सांसद हैं जिनका किसी गठबंधन से कोई नाता नहीं है, अगर वो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और वो 48 सांसद अगर इंडिया गठबंधन या एनडीए की तरफ जाते हैं तो एनडीए की जीतने का आंकड़ा जो अभी तक 31 दिखाई देता है वो बढ़ सकता है। अगर यही 48 सांसद इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जीत सकता है और कह सकते हैं एनडीए यानी भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन उम्मीद बेहद कम है कि जो 48 सांसद कहां जाएंगे। फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन और विपक्ष की नजर इन्हीं 48 सांसदों पर है कि अगर ये उनके फेवर में वोटिंग करते हैं तो ये भाजपा यानी एनडीए को हरा सकते हैं। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 240 सांसद हैं और 48 सांसद किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में तेजी से घटने लगा यमुना का जलस्तर। तो यमुना के किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह 7 बजे जलस्तर जो खतरे के निशान से नीचे पाया गया है। सुबह 5 बजे यमुना का लेवल जो है 205.95 मीटर रिकॉर्ड किया गया। तो आज रात तक जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर रहने की उम्मीद है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में तेजी से घटने लगा यमुना का जलस्तर। यमुना के किनारे रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। आज तेज आंधी के साथ हो सकती है भारी बारिश। तो मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अमरावती और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया।
और साथ ही आपको बता दें नागपुर एवं विदर्भ क्षेत्र के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से तेज आंधी के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश और आंधी को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 दिनों के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। अमरावती और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ नागपुर एवं विदर्भ क्षेत्र के जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज तेज आंधी के साथ हो सकती है भारी बारिश। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमृतसर से है, जहां कमिश्नरेट पुलिस नशे के विरुद्ध ऑपरेशन अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर आईपीएस के निर्देश पर यह अभियान तीनों जोन में चलाया गया है, जिसका नेतृत्व डीसीपी कानपुर कानून एवं व्यवस्था श्री आलम विजय सिंह पीपीएस ने किया है। 18 अगस्त 2025 को संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल के साथ तलाशी अभियान चलाया गया। नशा तस्करों, अपराधियों और संदिग्धों के घरों की गहन तलाशी ली गई है। तलाशी के दौरान 12 एनडीपीएस मामलों में 14 गिरफ्तारियां, 234 ग्राम हेरोइन, ड्रग मनी और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। आबकारी अधिनियम के तहत 3 केस और बीएनएस अधिनियम के तहत 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दें 1 जनवरी से 17 अगस्त 2025 तक कुल 863 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले सामने आए हैं। पैसे ले फिरदा कित्थों आ रहे ने, थोड़ा टोकना पएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਪੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ड्रग पैडलर, ड्रग सप्लायर, ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ मतलब ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 863 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ एनडीपीएस तहत, 1655 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, 190 ਕਿਲੋ 965 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन और उस तो अलावा ड्रग मनी 2 करोड़ 68 लाख 61,665 रुपए की ड्रग मनी भी रिकवर हुई है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। उज्जैन में श्रावण भादो माह की परंपरा अनुसार बाबा महाकाल की अंतिम राजसी सवारी भव्यता के साथ निकाली गई। भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बाबा महाकाल ने 6 दिव्य स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दिए। जय श्री महाकाल और बम बम भोले के जयकारों से अवंतिका नगरी गूंज उठी। राजसी सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भगवान महाकाल पर 500 किलो गुलाब की वर्षा की गई। 70 से ज्यादा भजन मंडलियां और जनजातीय लोक नृत्य दलों ने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विभिन्न वेशों में पहुंचे भक्त भी आकर्षण का केंद्र रहे। नगर निगम के सफाई मित्रों और शहर के किन्नर समुदाय ने सफारी
मार्ग पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का अनोखा संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर के सभा मंडप में और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के सामने भगवान का पूजन कर परंपरा को निभाया। भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरे शहर में लाओ लश्कर के साथ जैसा अतीत के गौरवशाली काल से सनातन संस्कृति की ध्वजा लहराती आई, उस प्रकार से बाबा की सवारी निकल रही है। मैं बाबा के चरणों में प्रणाम भी करता हूं और शाही सवारी के साथ जो पुष्पांजलि विमान से हुई हम सब देख रहे हैं। बाबा महाकाल का प्रांगण ऐसा लग रहा है कि हमको स्वर्गलोक का दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी अपनी ओर से बाबा से कामना, बाबा सब पे कृपा करे, आनंद और सुख वैभव की वृद्धि करे। एक बार इस पूरे आयोजन में प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालूहड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, संजय अग्रवाल जी और हमारे सारे मित्रों के साथ मेरी अपनी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते खबरों में, लखनऊ के आशियाना इलाके में 5 वर्षीय बच्चे को जानबूझकर कार से कुचलने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना 10 अगस्त को हुई जब सीएल वर्मा का बेटा शिवांश वर्मा तेज रफ्तार कार लेकर आया और पड़ोसी शौविक पांडे को टक्कर मार दी। हादसे में शौविक की दोनों कॉलर बोन और पसलियां टूट गई हैं। वो 3 दिन आईसीयू में भर्ती रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि घटना महज दुर्घटना नहीं बल्कि जान से मारने की कोशिश थी। इसके बावजूद पुलिस ने 8 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की। बच्चे के दादा हरिद्वार पांडे ने लगातार थाने के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने पहले टालमटोल की और बाद में दबाव डालने पर एफआईआर दर्ज की। हरिद्वार पांडे ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें और उनके बेटे को बातचीत के बहाने घर बुलाकर धमकाया। वीडियो दिखाने पर भी दोष पीड़ित बच्चे पर मढ़ा गया और कहा गया कि बच्चे को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप है। शिकायत 13 अगस्त को देने के बावजूद एफआईआर 18 अगस्त की रात दर्ज हुई है। अभी तक न आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और न ही घटना में प्रयुक्त कार जब्त की गई है। इंस्पेक्टर आशियाना का कहना है कि अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार पुलिस की निष्क्रियता को लेकर बेहद आक्रोशित है। इनके पापा चला रहे थे। कहाँ चोट लगी है? हम ऊपर बैठे थे अपने घर में और उसके बाद नीचे बड़े धड़ाम की आवाज़ आई तो हमारी बीवी चिल्लाई कि अरे अरे मुन्नू कहाँ है, पहले ये बताओ। फिर दौड़ के देखी तो कह रहे तो मुन्नू हमारा बेहोश पड़ा है। फिर हम नीचे दौड़ कर गए तो बेहोश हमारा लड़का पड़ा था। उसके बाद हम उसको उठाए और वहाँ से लेके भगे तो देखा एक गाड़ी भी सामने खड़ी थी इनकी सीएल वर्मा की। और बाद में फिर हम उसको लेकर के अपोलो गए क्योंकि वो सेंसलेस हो गया था। कोई साधन नहीं मिला तो एक लड़की मिली तो अपनी कार कहीं से हमारी कार से चलिए। फिर हम ले गए, वहीं नज़दीक ही हॉस्पिटल पड़ता था, संडे का दिन था, सरकारी अस्पताल खुले नहीं थे तो वहाँ ले जा करके इमरजेंसी में मैंने भर्ती करवाया और 2 दिन वहाँ आईसीयू में रखे थे। तो वहीं पता चला कि इसके दोनों कॉलर बोन टूट गए हैं या हड्डी टूट गई है, पसली की हड्डी, और उसमें उसके लंग्स में ब्लड आ गया है। इस तरह की मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी उसकी उस समय। बाद में फिर जब सामान्य हुआ तब हम घर जब वापस आए तब सीसीटीवी कैमरे से उनके निकलवाए सामने। जो गौतम जी हैं उनके घर में सीसीटीवी लगा था, उससे बाहर निकाला तो पता चला कि इन्होंने ला करके जानबूझ के हमारे बच्चे को मारने का प्रयास किया।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में तहसील सदर का संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 33, पुलिस विभाग की 4, विकास विभाग की 1, विद्युत विभाग की 2 व अन्य विभागों की 12 शिकायतें, कुल 52 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी बची शिकायतों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर शासन के मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय समय सीमा के अंदर निस्तारण करने के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं रोहतक की, जहां मनीषा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में नहीं हुई है रेप की पुष्टि। मनीषा के शरीर से जहर मिला है, तो डॉक्टरों के मुताबिक कुछ रिपोर्ट अभी आना बाकी है। पीजीआई के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको रोहतक से बता रहे हैं, और रोहतक से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मनीषा के शरीर से जहर मिला है और साथ ही डॉक्टर का कहना है कि कुछ रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो पीजीआई के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये जानकारी दी है। रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मनीषा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में नहीं हुई रेप की पुष्टि। मनीषा के शरीर से जहर मिला है और अभी कुछ रिपोर्ट्स का आना बाकी है। डॉक्टर की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, पीजीआई के डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ये जानकारी दी है कि रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, शरीर से जहर मिला है। इसका भिवानी में भी हुआ था। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी, उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो या कुछ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज नहीं मिली केमिकल की। अच्छा, शरीर पे कोई चोट के निशान मिले? नहीं, चोट के जानवर के जो चोट स्ट्रगल मार्क कुछ नहीं था। घुटने पे जो छोटे छोटे 2 निशान मिले गए हैं, वो टेस्ट के लिए भेज दिए इन्होंने कि कोई चोट मिल जाए। बाकी जो लेडी के अंग के सारे टुकड़े जो चेक किए गए, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये जो निशान गर्दन पे थे, ये इरेगुलर थे, जैसे कोई काटेगा कुछ करे तो शार्प आते हैं, तो ये जैसे खा रखे हो ना, ऐसे ये निशान आए हुए थे। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर आगरा से है, जहां महिला ने परिजनों को फंसाने के लिए खुद को गोली मारी है। महिला ने खुद से अपने हाथ में अवैध तमंचे से गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गोली मारते ही बुरी तरह महिला घायल हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है।
तो महिला का अपने देवर जेठ से जमीनी विवाद है और महिला को उसके भाई और बेटे ने अवैध तमंचा दिया था। तो आगरा थाना छत्ता के भैरू बाजार बेलनगंज का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और झपटमारी गैंग से मुठभेड़ हुई है। राहगीरों से झपटमारी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों से मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की गोली से गैंग का सदस्य जुनैद घायल हुआ है, साथ ही उसका साथी फरार हो गया है। तो जुनैद ने हाल ही में खुर्जा देहात क्षेत्र में की थी मोबाइल लूट। तो पुलिस ने घायल जुनैद को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। जुनैद के साथी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो खुर्जा कोतवाली देहात क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस किर्रा मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार व्यक्तियों को पुलिस पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान जुनैद पुत्र जहीर निवासी कोतवाली नगर के रूप में हुई है।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर सियासत तेज है। कभी भी हो सकता है छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के नामों का ऐलान। देर शाम अंबिकापुर विधायक और आरंग विधायक सीएम निवास पहुंचे हैं। आपको बता दें, देर रात बिलासपुर विधायक और दुर्ग विधायक भी पहुंचे। तो मुख्यमंत्री निवास सभी विधायकों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा की है। हरियाणा फॉर्मूले के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, 13 की जगह प्रदेश को मिल सकते हैं 14 मंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बुलंदशहर से है, जहां गैंगरेप के शिकार एक नाबालिग ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। आरोप है कि दबंगों ने न सिर्फ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उस घटना का वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल भी करते रहे। ब्लैकमेलिंग और समाज के डर से टूटकर नाबालिग ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। ये पूरा मामला बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र का है। परिवार का आरोप है कि गांव के ही 3 दबंगों ने 9 अगस्त को उनकी बेटी के साथ गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी घटना का वीडियो भी बना ले गए। परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार उस वीडियो के आधार पर नाबालिग को ब्लैकमेल करते रहे, जिससे पीड़िता मानसिक रूप से टूट गई। और तभी बीते 14 अगस्त को नाबालिग ने जहर खा लिया और 16 अगस्त को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि परिवार ने पुलिस को बिना सूचना दिए ही चुपचाप अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा है कि वीडियो वायरल करने की धमकी और ब्लैकमेलिंग से आहत होकर ही पीड़िता ने आत्महत्या की है। वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के साथ थाना आहार पर आकर एक तहरीर दी गई है, जिसमें उसके द्वारा अपनी बेटी के साथ 9 दिन पूर्व दिनांक 9 अगस्त को गांव के ही 3 सजातीय युवकों द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित किए जाने का उल्लेख किया है। साथ ही यह भी बताया है कि गांव के ही एक सजातीय युवक के द्वारा घटना के संबंध में उन्हें जानकारी मिलने पर अपनी बेटी से घटना के संबंध में पूछे जाने के बाद उसके द्वारा दिनांक 14 अगस्त को किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया था, जिसे तत्काल उपचार हेतु मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहां उपचार के दौरान दिनांक 16 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत उनके द्वारा बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा के थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में मेघदूतम पार्क तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका साथी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश की पहचान जोगिंदर तोमर निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। वहीं फरार दानिश को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया।
एडिशनल डीसीपी सुमित शुक्ला के अनुसार दोनों शातिर वाहन चोर हैं। जोगिंदर के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दानिश पर आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से बिना नंबर की सेंट्रो कार बरामद की है, जो चोरी की वारदातों में इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर पिकअप वाहन और कई अन्य गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा सेक्टर 115 स्थित सीवर पंपिंग स्टेशन में टैंक की सफाई करने के दौरान पंपिंग टैंक गिरने से 2 मजदूरों की दुखद मौत के मामले को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच एसईओ कृष्ण करुणेश को सौंपी है। जांच में प्रथम दृष्टता और अवर अभियंता अनिल वर्मा और प्रबंधक पवन बरनवाल और प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक आशु शर्मा की लापरवाही पाई गई है। सीईओ ने काम के प्रति लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस, प्रबंधक को प्रतिकूल प्रविष्ट और अपर अभियंता को 3 माह के लिए सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी थाना पुलिस ने राजस्थान निर्मित अवैध देसी शराब से भरी कार जब्त कर युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। पुलिस के अनुसार गोगामेडी थाना के एएसआई अक्षय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस ने गोगामेडी में रेलवे लाइन पुलिया पर कार नंबर RJ 10 CB 7023 को रुकवा कर तलाशी ली है। उसमें 14 गत्ता कार्टून में 595 पव्वे अवैध देसी शराब के भरे हुए थे। पुलिस ने शराब बरामद कर कार भी जब्त कर ली है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ में के न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। यहां बहादुरगढ़ के मोहम्मदपुर रस्तमपुर गांव में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक महिला की शिकायत पर उसकी बहू के खिलाफ उसके पति की हत्या का मामला दर्ज किया गया है। विधवा ने आरोप लगाया है कि उसकी बहू रायमा ने उसके पति आरिश उर्फ खुर्शीद की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद विधवा की मदद के लिए गाँव के कई लोग थाने पहुंचे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच में कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जो आत्महत्या की जगह हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं। बहू के बयानों में विरोधाभास भी इस संदेह को बढ़ा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या हो सकती है। फिलहाल इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम साई की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। विभिन्न विभागीय कार्यों पर आज सीएम का मैराथन। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, विभिन्न विभागीय कार्यों पर आज सीएम का मैराथन। तो सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। महानदी भवन मंत्रालय में ये बैठक होगी। आगे बढ़ते खबरों में, कानपुर में गंगा का स्तर वार्निंग लेवल पार कर गया है। शुक्लागंज पर जलस्तर 113.120 मीटर दर्ज किया गया है। वहीं गंगा बैराज पर करीब 114.75 मीटर दर्ज किया गया है। इसके चलते बैराज किनारे बसे 10 गांव के खेत गंगा के पानी में डूब गए हैं। धान व अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। 3 गांवों में पानी घरों तक पहुंच गया है। लोगों के घरों के भीतर पानी घुसने से हालात बिगड़ गए हैं। पशु बांधने और चारा रखने की जगह डूब चुकी है। लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। बीते सोमवार को गंगा बैराज से करीब 4.21
1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे दहशत और बढ़ गई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बसे 10 गांव पूरी तरह प्रभावित हैं। खेतीबाड़ी से होने वाला रोजगार बंद हो गया है। वहीं 3 गांव के लोग सबसे ज्यादा संकट में हैं। घरों में पानी घुस चुका है। पशुओं को सुरक्षित जगह भेजने की जद्दोजहद जारी है। कई लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग अपने घरों के भीतर ही पशु बांधने को मजबूर हैं। पानी घर के भीतर रसोई तक पहुंच गया है। इससे गांव में दहशत और मुसीबत बढ़ गई है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावें लगा दी गई हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने कई गांव में राहत सामग्री का वितरण भी किया है। गंगा का बढ़ता जलस्तर कानपुर की कटरी के गांव में खतरा बना हुआ है। कई गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालात का जायजा लेने के लिए बिठूर से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा बीते सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। विधायक ने भगवान दिन का पुरवा और चैनपुरवा गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने नाव और ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति देखी और ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की है। विधायक ने बताया कि पिछले 2 दिनों से गंगा का पानी घट रहा है और 1-2 दिन में स्थिति और बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कानपुर में भी गंगा अब अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। कानपुर के कई गांव ऐसे हैं जो गंगा के गिरफ्त में आ चुके हैं। कानपुर का एक ऐसा गांव है भगवान दिन पुरवा जिसको कहा जाता है और वहां पर गंगा पहुंच चुकी है। चारों तरफ जलमग्न हो चुका है ये गांव। यहाँ पर जो लगभग कहा गया है कि 25 मकान हैं, 25 परिवार है जो यहाँ पर निवास करते हैं और बाकायदे अब उनको जल भराव के कारण जो है काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? रामोतार। बाढ़ आ चुकी है यहाँ पर, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? यहाँ पर समस्या तो बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और बहुत दिक्कत है। हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन के लोग आए थे? आए रहे हैं। देख आपको कुछ खाने पीने के लिए और आपके जानवरों के लिए कुछ व्यवस्था करी? नहीं, आदमी के लिए तो कुछ भी सुविधा किया है मगर जानवरों के लिए नहीं किया है। आदमी तो है सुविधा। प्रीति, गांव में पानी भर गया है, स्कूल वगैरह जा रहे हो? नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं करी? राशन की कर गए। और जो जानवर है उनके लिए? नहीं, कुछ भी नहीं करा। नहीं है समस्या ये है बहन जी कि यहाँ पर हम लोग बाढ़ पीड़ित, हमारे जो पशु हैं, पशु लेना चारा है ना कुछ, और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। घर से बाहर निकले पानी जले जल, और जल के अलावा कोई नहीं, जहाँ निकले जले जल। आराम से खींचते रहो और बना। अब हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। अगर सरकार आदेश दे दे तो हम लोग हाईवे पर आ सकते हैं। आदेश नहीं मिल रहा है इसलिए हाईवे पर नहीं आ रहे। अगर जानवर ले जाके हाईवे पर बांधन जाए सरकार भगाएगी। तो देखिए, जो एक गांव है वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और लगभग 2 गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की बातचीत करी जाए तो 2 नाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा करी गई है जिससे ये ग्रामीण जो हैं वो आवागमन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से जल स्तर बढ़ेगा उसके बाद जब समस्याएं लोगों को होंगी तो उनसे निपटने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर जो विद्यालय हैं सरकारी उनको खाली करवा दिया है। वहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था करा दी गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और प्रशासन ने अभी से निगरानी करनी शुरू कर दी है, तो बाढ़ चौकियों का निर्माण भी कराया जाएगा। बाकायदे यहाँ के जो लोग हैं उनको राहत सामग्री वितरित करी जा रही है और उनसे मुलाकात करके प्रशासन उनकी समस्याओं को दूर करने की बात जो है वो लगातार कर रहा है। और बाकायदे बाढ़ पीड़ित जो गाँव हैं, बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं और ऐसे गाँवों की अब मॉनिटरिंग कर प्रशासन उन तक, लोगों तक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की कवायद शुरू कर चुका है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ ग्रसित इलाकों पर आज के न्यूज की टीम पहुंच गई है।
कानपुर के जो गांव हैं जो बाढ़ से ग्रसित हो चुके हैं, वहां पर के न्यूज की टीम पहुंची है और आज देखिए ये वो रास्ते हैं जहां पर लोग पैदल चलते थे, लेकिन आज इन रास्तों पर नाव का सहारा लिया जा रहा है। बाकायदे जो ग्रामीण है वो नाव से आवागमन कर रहे हैं और गांवों की क्या कुछ स्थिति है, प्रशासन ने क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं कर रखी हैं, वो बताने के लिए ग्राम विकास अधिकारी शालिनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या व्यवस्थाएं कर रखी है प्रशासन ने? शासन की तरफ से यहाँ पे हम लोग को जो भी सब मिला है, नाश्ता पानी है और जो किट मिली है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर दी है और नाव के माध्यम से हम गांव तक घर घर पहुंचा रहे हैं। लगभग कितने गांव होंगे जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और किन पर अभी खतरा मंडरा रहा है? देखिए, जैसे कि बनियापुरवा है, यहाँ भोपालपुरवा है, इसी से लगा हुआ गांव है कटरी शंकरपुर, और एक है कटरी लुधवा खेड़ा का है, मजरा है, चैनपुरवा, वहाँ पे भी बाढ़ का है, थोड़ा सा इशू चल रहा है। आवागमन के लिए जो कि दिनचर्या इन लोगों का है कि अमरूद की, जैसे कटरी है, कटरी साइड है तो यहाँ अमरूद बहुत होता है, तो इसके लिए कि हम लोग की नाव की व्यवस्था है कि अपना है, और ट्रैक भी अभी ट्रैक्टर चल रहे थे कि उससे कि लोग अपना आवागमन कर रहे थे आराम से। ये जो गांव है यहाँ पर लगभग 10 से 12 फीट तक की पानी पहुंच चुका है और यहाँ पर काफी बाग हैं अमरूद के जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ का जो पानी है उसकी चपेट में आ चुके हैं। देखिए आगे कुछ लोग चल रहे हैं, वो भी आपको दिखा दे। ये देखिए किस तरीके से ग्रामीण है जो बाढ़ का जो पानी है यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। बाकायदे इनको जो कार्य करने हैं या फिर इनको अपने घर के लिए कुछ सामान लेके आना है तो फिर वो आवागमन जो है वो पैदल चल रहे हैं या फिर जिनको नाव मिल जा रही है वो नाव द्वारा अपने घर में जो सामान है उसको लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने काफी व्यवस्थाएं कर रखी है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और उसके साथ साथ खाद्य सामग्री भी ग्रामीणों को दी जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन जो है बाकायदे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करा रहा है और जल स्तर जो है उसकी निगरानी कर रहा है ताकि जो आगे के जो गांव हैं जहां पर बाढ़ का जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं वहां पर भी मॉनिटरिंग करी जा रही है और उनको भी की निगरानी रखकर देखा जा रहा है कि कब क्या गंगा का जल स्तर रुकेगा या फिर वहां तक पहुंचेगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग अभी भगवानदीनपुर में माननीय विधायक जी द्वारा हम सारी जो राहत की सामग्री थी वो कल रात में प्रोक्योर कर ली जा चुकी थी, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी सूचित कर लिया गया था। अभी विधायक जी ने स्वयं जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी जैसा कि उन्होंने बताया उसके उपरोक्त यहाँ पे आवागमन बाधित है, मुख्य रूप से घरों में इतना ज़्यादा पानी नहीं है बट आवागमन बाधित है, तो उसके लिए नौका लगा दी गई है और जैसे 1-2 दिन में पानी पीछे होगा तो फिर ट्रैक्टर से आई थिंक वापस नॉर्मल संपूर्ण स्थिति स्थापित की जाएगी। स्थितियाँ 2 दिन में यहाँ पानी कुछ बढ़ा था लेकिन आज जलस्तर कम दिख रहा है और उम्मीद है कि 2-4 दिनों में जलस्तर और कम हो जाएगा। खाद्य सामग्री यहाँ पहुँच चुकी है, हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हमारे साथ में है, तहसीलदार महोदय, पूरी तहसील की टीम, राजस्व की टीम यहाँ पर लगी हुई है। जिला प्रशासन अपनी निगरानी में एक एक गतिविधि को देख रहा है और निश्चित रूप से जलभराव कल तक कम हो जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।